आइए आपको अब लिए चलते हैं आरएनए के दूसरे सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे इकोनॉमी की। इकोनॉमी की बात करें तो उससे पहले बात पाकिस्तान की। अरे पाकिस्तान से याद आया, आप लोग कायदे से चाय तो पी रहे हैं ना। हम भारतीयों के बीच चाय का एक अलग ही स्वैग है, चाहे सुबह की चाय हो या ऑफिस में काम के बीच ब्रेक वाली चाय पीने का अलग ही मजा है। लेकिन जरा सोचिए, सरकार का एक आदेश आए और उस आदेश में यह कहा जाए कि आप लोगों को चाय कम पीनी है क्योंकि देश की आर्थिक हालत बहुत खराब है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा है और अजीब भी। आप कहिएगा, ऐसा भला कोई सरकार क्यों कहेगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फिलहाल तो आप और हम चाय पी ही सकते हैं, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए चाय पीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। पाक सरकार ने अपने लोगों से चाय का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। पाकिस्तानी योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने जनता से ये अपील करते हुए कहा है कि इससे सरकार को आयात खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार कर्ज लेकर चाय का आयात कर रही है। बात हम इकोनॉमी की कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। श्रीलंका की इकोनॉमी तो तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकार ने ऑयल ईंधनों पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करते हुए कहा कि हमारी हालत अब ऐसी नहीं कि हम सब्सिडी बरकरार रख सकें। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 233 रुपए प्रति लीटर और डीजल 263 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। बात सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर भारत की नहीं है। अमेरिका, चीन और यूरोप के देश भी भीषण आर्थिक मंदी के मुहायने पर हैं। पूरी दुनिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा हालात को 70 के दशक से भी बदतर बताया जा रहा है। 70 के दशक की बात और तब के हालात भी आपको बताऊंगा, साथ ही ये भी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। आपने एक बात गौर की होगी, शायद देखते भी होंगे, वो बात यह है कि रुपए के मुकाबले डॉलर में 5 पैसे की भी बढ़ोतरी होती है तो खबर बन जाती है। अक्सर सत्ता में होने वाली सरकार को विपक्ष इसी डॉलर और रुपए के खेल को लेकर दबोचता है, सरकार की आलोचना करता है। मतलब ये समझिए कि अमेरिका में पत्ता हिलने पर पूरी दुनिया तूफान सरीखा महसूस करती है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े 40 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, तो गिरावट के मामले में स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 14 साल पहले बैंकिंग फर्म लेमन ब्रदर्स के दिवालिया हो जाने से अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। यूक्रेन रूस की जंग और कोरोना ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उस हद तक नुकसान पहुंचाया है जहां से वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं लगता। चलिए अब आपको 70 के दशक में लिए चलता हूं और यह समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों इस बार के हालात 1970 जैसे लग रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविस मॉलपस ने हाल ही में कहा था कि पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन की संभावना बढ़ गई है। स्टैगफ्लेशन उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर स्थिर रहती है और महंगाई दर तथा बेरोजगारी दर में तेजी से बढ़ोतरी होती है। पूरी दुनिया में अभी यही हो रहा है। इस स्थिति से निपटना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती होती है। होता यह है कि हर देश का केंद्रीय बैंक महंगाई दर पर काबू पाने के लिए नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करता है, लेकिन इससे बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती है और आर्थिक विकास दर तो प्रभावित होती ही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच वैश्विक आर्थिक विकास की दर पूरी दुनिया में 2.7% रह सकती है, जो 1976 से 1989 के बीच आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर है। दुनिया के देशों को वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश 1970 जैसे फैसले लेने की कोशिश भी ना करे। दरअसल 1970 में ब्याज दरों में इतनी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई थी कि 1982 में वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई थी। भारत के संदर्भ में इसे देखें तो भारत में भी महंगाई फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर है। इसे काबू करने के लिए आरबीआई ने एक महीने में दूसरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी भी की है। मालपस ने दुनिया की इकोनॉमी पर चिंता जताते हुए कहा, कई देशों के लिए आर्थिक मंदी की स्थिति से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के कई देशों में निवेश की कमी के कारण विकास दर अगले 1 दशक तक कम ही रहेगी। कई देशों में मुद्रास्फीति की दर कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। यह भी आर्थिक मंदी के आने की एक आहट है। कोरोना ने पिछले 2 सालों में अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कई देश इस स्थिति से उबरने की सोच ही रहे थे कि रूस पर यूक्रेन के हमले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को 2 हिस्सों में बांट दिया। विश्व बैंक भी यह मानता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इकोनॉमी का संतुलन बिगड़ गया है।
वर्ल्ड बैंक की ही एक रिपोर्ट की माने तो यूरोपीय देशों में रूस और यूक्रेन को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस युद्ध का व्यापक असर पूरी दुनिया पर भी पड़ने वाला है। दुनिया के देश अगर वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति से बच भी गए तो भी स्टैगफ्लेशन कई साल हावी रह सकता है और ऐसा तब तक रह सकता है जब तक कि आपूर्ति की बाधाओं को हटा नहीं लिया जाता। हाल ही में विश्व बैंक ने सभी देशों के ग्लोबल ग्रोथ रैंक को घटा दिया है। तभी से इकोनॉमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आइए देखते हैं कि विश्व बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है। क्या कहता है विश्व बैंक? इस साल 2.9% ग्लोबल ग्रोथ रहने का अनुमान है। कई देशों में आ सकती है भीषण आर्थिक मंदी। 2023 और 2024 में भी बरकरार रह सकती है ये स्थिति। 2.5% रहेगा अमेरिका का आर्थिक वृद्धि दर। यूरोपीय देशों की आर्थिक वृद्धि दर 2.5%। चीन की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 4.3%। भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5%। आर्थिक मंदी है क्या भला और ये आती कैसे है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक गिरावट आती है तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी का नाम देते हैं। आमतौर पर 2 तिमाही यानी 6 महीने को मानक माना जाता है। जीडीपी की ग्रोथ रेट का लगातार घटना इकोनॉमिक स्लोडाउन कहलाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में इसी तरह का एक और टर्म है डिप्रेशन यानी महामंदी। यह दरअसल रिसेशन यानी मंदी का ही सबसे खराब रूप है। 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। वर्तमान में ऐसे हालात क्यों बने? कोरोना महामारी से इकोनॉमिक क्राइसिस में बढ़ोतरी हुई। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। भारत में ब्याज दरें 2 साल से स्थिर थीं और 4 साल में पहली बार इसे बढ़ाया गया है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक भी आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। साथ ही पिछले कुछ महीनों से कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। यह लगातार $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। वर्तमान हालात के लिए इसे भी बड़ा कारण माना जा रहा है। क्रूड ऑयल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूस के ऊपर अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। भारत के संदर्भ में इसे समझें तो हमारा देश कच्चे तेल के आयात पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है। कच्चे तेल की कीमत से ही हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें तय होती हैं। अब आप समझ लीजिए इसका असर किस हद तक हो सकता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर। रूस यूक्रेन वॉर के बाद से तमाम देशों के शेयर बाजार फूंक मार रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध लंबा चला तो भारतीय अर्थव्यवस्था तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में आ जाएगी। आर्थिक हालात पर बात हो और डॉलर अछूता रह जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वैसे भी यह डॉलर हमेशा हमारे रुपए के साथ खेलता ही रहता है। आज 10 पैसे मजबूत हुआ तो कल 15 पैसे हो जाएगा। डॉलर तो रुपए के मुकाबले 5 पैसे भी बढ़कर खुद के लिए हेडलाइन बना लेता है। तो चलिए आज डॉलर की भी पड़ताल की जाए, उसका हिसाब लिया जाए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत हुआ, मतलब 78 रुपए 7 पैसे प्रति डॉलर का मामला अभी चल रहा है फिलहाल। लेकिन यह बदल जाएगा कुछ ही पलों में, क्योंकि रुपया कब डॉलर के मुकाबले चढ़ता और उतरता है इसका पता ही नहीं चलता। आर्थिक संकट के बीच डॉलर के गणित को भी समझना जरूरी है कि कैसे ये दुनिया की करेंसियों को नचाता है और कैसे आर्थिक मंदी की आहट या आर्थिक मंदी की स्थिति में हर कोई डॉलर ही चाहता है। होता यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उथल पुथल मचती है तो निवेशक डॉलर की ओर अपना रुख करते हैं। डॉलर की मांग बढ़ती है तो फिर अन्य करेंसियों पर दबाव बढ़ जाता है। दुनिया भर में अभी वही उथल पुथल चल रही है। इस स्थिति में लोग डॉलर को एक सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। अभी दुनिया में वही हो रहा है। डॉलर के मुकाबले सारी करेंसियों में गिरावट आ रही है। बहरहाल आर्थिक संकट की बात हो रही है, लेकिन अभी आर्थिक मंदी आई नहीं। हाँ ठीक है, महंगाई है, लेकिन हम भी हैं, इतनी जल्दी कहां हार मानेंगे। और हाँ, हमारी सरकार भी तो है। उम्मीद है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन वो मंदी नहीं आएगी। हम तो यही चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आप भी यही चाहते होंगे। रुपया भी मजबूत हो, हम भी मजबूत रहें, सरकार भी मजबूत रहे और देश विकास की राह पर आगे बढ़े, आर्थिक तरक्की करे और कभी किसी ग्रेट डिप्रेशन का किसी को सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस?
आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।